स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा ये मूल विधि की भाग छठी वीडियो है। इससे पहले हम बेटा 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। बेटा आज हम महिलाओं, बच्चे और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के संबंधित जो जो कानून बनाए हैं, ठीक है, यानी महिलाओं और बच्चों पर बेटा या अनुसूचित जाति पर जो अत्याचार होते हैं उसके कानून बनाए हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। देखो बेटा, पहला प्रश्न है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 कब प्रवर्तन में आया। तो बेटा कब आया ये, तो इसका अगर वीडियो को रोक कर भी तुम आंसर दे सकते हो इसका, ठीक है। तो बी 1956 में। देखो बेटा थोड़े से हम फैक्ट जान लेते हैं इससे इससे क्या क्या फैक्ट भी और एग्जाम में बन सकते हैं। देखो पहले मैं बता दूं बेटा, अनैतिक गलत कामों का होता है, ठीक है, अशुभ भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, जो समाज में गलत हो, गलत संदेश जाए, उसे हम अनैतिक ही कहते हैं। देखो बेटा, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में संपूर्ण भारत में 30 दिसंबर 1956 को लागू हुआ था। आप थोड़ा इसे याद कर लेना बेटा। वैसे अगर पूछे अनैतिक व्यापार अधिनियम कब हुआ था पूरे विश्व का भी, 1956 में। बेटा देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, इसकी जो पहली जो बैठक हुई थी, जो मतलब हस्ताक्षर हुए थे, यानी इसकी जरूरत पड़ेगी पूरे विश्व पटल पर। तो बेटा ये हस्ताक्षर 1950 में हुए थे और ये बैठक कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में हस्ताक्षर हुई थी, यानी अमेरिका में। तो आप इस फैक्ट को भी थोड़ा याद कर लें। देखो बेटा, अवयस्क बालकों से तात्पर्य है। तो बेटा अवयस्क कौन होते हैं, वह बच्चे होते हैं जो ए हो जाएगा इसका, ठीक, 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर रही हो किंतु 18 वर्ष से कम आयु के हों, तो ए इसका ठीक हो जाएगा। जो बेटा व्याख्या देख लीजिए, अनैतिक व्यापार अधिनियम जो 1956 में पारित हुआ था, तो बेटा किस धारा में है कि धारा 2 में है, ठीक है। इसकी भी अपनी अलग धाराएं। तो बेटा आप दंड प्रक्रिया अलग है, दंड की धाराएं अलग है, प्रक्रिया अलग है, और बेटा इसकी धारा 2 में है, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि 16 से पूर्व कर लियो, 18 से वर्ष की आयु कम हो। देखो बेटा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चाहे उसे सम्मानित से या उसके बिना वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करेगा या ले जाने का प्रयास करेगा तो वह दंडनीय होगा। तो बेटा कौन सा होगा, मतलब उसे दंड कितने की मिलेगी, उसे 3 से 7 वर्ष तक कठोर कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बेटा थोड़ा व्याख्या जान लेते, फिर इसके बारे में इसके फैक्ट भी जान लेंगे क्या होता है। व्याख्या बता, अनैतिक व्यापार अधिनियम, तो इस धारा 5 में वर्णन है, ठीक है, तो इसकी अपनी अलग धारा है बेटा, 5 में है। इसके अनुसार बेटा ये जो बोल रहा है वो बाकी ये है, इसमें 2000 रुपये का जुर्माना होगा 3 वर्ष से, और कम से कम तो 3 वर्ष की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 7 वर्ष की सज़ा हो सकती है। बेटा देखो, किसी सार्वजनिक स्थानों से कितनी दूरी के भीतर वेश्यावृत्ति को निषेध किया गया है, तो बेटा कम से कम 200 मीटर होनी चाहिए, तो इसका सी हो जाएगा। देखो थोड़ा इसका फैक्ट जान लेते हैं बेटा, किसी सार्वजनिक स्थानों से 200 मीटर दूरी के भीतर वेश्यावृत्ति का निषेध किया गया है। अधिनियम धारा 7 के अनुसार वेश्यावृत्ति करने वाला कोई व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति सार्वजनिक स्थानों में या उसके समीप की जाएगी तो वह 3 माह की कारावास से दंडनीय होगा, ठीक है। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी बेटा, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के दंडनीय अपराध होगा। तो बेटा अपराध होगा तो देख लीजिए, आप देख सकते हैं संज्ञेय है, ठीक है, तो क्या होता है ये संज्ञेय अपराध। एक बार पढ़ लेते हैं, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के दंडनीय अपराध होगा, तो ये संज्ञेय है, तो ए इसका ठीक हो जाएगा। व्याख्या, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध को संज्ञेय अपराध समझा जाता है। किसके द्वारा समझा जाता है, धारा 14 के। तो बेटा 6 दहेज प्रतिदेश अधिनियम 1961 कब पारित किया गया,
तो बेटा कब पारित किया गया, तो इसे भी आप थोड़ा याद कर लें, अच्छा प्रश्न है कि 1 जुलाई 1961। देखो थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं इसके बारे में। दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम 1961 संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 1961 से लागू है। दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम 1961 का उद्देश्य है दहेज को लेने या देने का प्रतिनिधोष करना है, ठीक है, ना लेस के ना देश के, ये दंडनीय अपराध है। देखो बेटा ये प्रश्न आया हुआ है 2014 में, ऐसे थोड़ा ध्यान से देखें आप, अगर वीडियो को रोक कर भी आप इसे कर सकते हैं बेटा। देखो दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है, तो बेटा अभी ऊपर का रिपीट है, ए दहेज प्रतिनिधि अधिनियम 1961, ठीक है। थोड़ा सा और व्याख्या देख लेते हैं बेटा इसमें। तो अब बेटा यहाँ से फैक्ट बन सकते हैं, दहेज प्रतिनिधि अधिनियम 1961 के जो 1961 के अंतर्गत दहेज लेना एवं देना एक अपराध है। इस अधिनियम की धारा 3, ठीक है, तो किस धारा, 3 धारा में वर्णन है, ठीक है। तो आप थोड़ा इसे भी याद कर लें क्योंकि यहाँ से आने के चांस है आगे प्रश्न को। यदि कोई व्यक्ति, देखो बेटा धारा जो 3 है 2011 में यहाँ पूछ चुका, 2014 में, देखो 17 में नहीं आया तो 2021 में आने के चांस है। दहेज लेना या देने की दुष्प्रेरित करेगा तो वह कै वर्ष की सज़ा, 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना से, या एक दहेज रकम की मूल्य के बराबर इनमें से जो अधिक होगा दंडनीय होगा, ठीक है। तो आप इसे याद कर लें, कम से कम 5 वर्ष और 15,000 से अधिक जुर्माना। दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार को वैधानिक स्थिति निम्न में से क्या होगी, तो बेटा दहेज से संबंध कर लो ना, दहेज अधिनियम 1961 देखो 2011 में, ठीक है। तो किस धारा 5 के आलोक में शून्य होगी, ठीक है। और धारा 3 उसमें थोड़ा सा बेटा देख लो, यहाँ इस पर थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। धारा 3 के अनुसार, ठीक है, कोई ले नहीं सकता, दे नहीं सकता। 3 मतलब 3 कैसा, अशुभ है, ठीक है। तो यहाँ से तुम रिलेट कर सकते हो। देखो 1 और 2011 में दहेज से प्रश्न बना था, व्याख्या चाहे तो व्याख्या पढ़ लीजिए। 9वां प्रश्न बेटा, दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम 1961 धारा 7 के अनुसार न्यायालय की किस दशा में अपराध की संज्ञा लेगा, तो बेटा किसका लेगा, तो ये सभी, ठीक है। तो थोड़ा इन्हें इसकी देखो व्याख्या देख लो बेटा थोड़े ध्यान से। दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम 1961 की धारा 7 के अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का विचार किया जाता है। न्यायालय निम्न दशाओं में अपराध का संज्ञान लेगा, स्वयं की जानकारी पर, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, यानी खुद की जानकारी होनी चाहिए मजिस्ट्रेट की, पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर भी पीड़ित व्यक्ति अथवा पीड़ित व्यक्ति के माता पिता के परिवार पर, और बेटा अन्य नातेदारों के परिवार पर। तो बेटा की कठिन ही है। देखो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले 8वें नंबर का प्रश्न आया था, नहीं बेटा 7वें पर दुख, ठीक है। तो दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज के लिए विज्ञापन देने के लिए अपराध के दंड का प्रावधान है। तो बेटा 15,000 मैंने बताई थी, 15,000 से अधिक का जुर्माना, देखो 5 वर्ष यानी 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। और 15,000 तो कम है, 15,000 तो है ही है, वहाँ से ज़्यादा भी। देखो एक स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिनिषेध अधिनियम 1986 किस धारा में स्त्री अशिष्ट रूपण को परिभाषित किया गया है, बेटा ये अधिनियम 1986 के द्वारा। कितनी धारा नहीं याद करोगे, बड़ा ठीक है। तो आप थोड़ा 20 का हो जाएगा, धारा 2 में, ठीक है। तो बेटा ये अधिनियम, इसकी अपनी अलग धारा है, ठीक है, स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम, ठीक है, और सबकी अपनी अलग अलग धारा हैं। देखो बेटा इसकी व्याख्या, स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के तो तुम्हें याद है ना, धारा 2 में स्त्री अशिष्ट रूपण की परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार स्त्री शिष्ट रूपण से आशय है किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर अथवा
उसके किसी अंग के ऐसे तरीके से चित्रण करना जो उसके शिष्ट होने या महिला के चित्रण को ठेस पहुंचाने अथवा कलंकित करने के प्रभाव से रूप हो, जिससे लोक नैतिक या नैतिक आधार पर विरक्त, भ्रष्ट अथवा क्षति पहुंचने की संभावना है। बेटा थोड़ा सा याद कर लेना। तो महिलन पे बेटा विशेष जोर है और होना भी अच्छा चाहिए बेटा, अच्छी बात है। ठीक है, तो बी इसका, हाँ उसका बी हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसकी धारा पे थोड़ा ध्यान देना। तो बेटा स्त्री की अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापन पर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रतिनिषेध किया गया है? तो बेटा देखो इसमें है कहा है स्त्री की रूपण संबंधित विज्ञापन पर अधिनियम किस धारा के। तो बेटा इसका आपका हो जाएगा, वीडियो को रोकें अगर आपने कर रखा है तो ये प्रश्न। तो बेटा ये हो जाएगा ए, धारा 3। तो आप कंफ्यूज मत होंगे। देखो दोनों का थोड़ा सा देखें ये किस किस आधार पर है। देखो व्याख्या देख लेते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिनिधि अधिनियम 1986 धारा 3 के अंदर स्त्री के अशिष्ट रूपण संबंधी विज्ञापनों पर प्रतिनिषेध किया गया। इसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन न करवाए, उसके प्रकाशन अथवा प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा, उसका भाग नहीं लेगा जिसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण अंधित हो। बात समझ में आ गई बेटा आपके? ठीक है, दोनों 2 और 3 धारा पे थोड़ा सा ध्यान दें। देखो सब पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो बेटा जो स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरण करना जिसे किसी भी रूप में महिला का अशिष्ट रूपण हो अवैध है। अभी तो ऊपर पढ़ा है तुमने, हाँ जी ये तो तुम्हारा ठीक है बिल्कुल। दूसरे उपरोक्त में किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का या वितरण गैर कानूनी नहीं है। देखो पहले थोड़ा ध्यान से सुनना। उपरोक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञापन, साहित्य, कला, शिक्षा के हित में है। ठीक है, तो बेटा गैर कानूनी नहीं है। अगर शिक्षा शायद मानो अगर किसी लड़की का फोटो अगर मानो हम किसी फार्म बना तो दे देते हैं, कोई दिक्कत ना है। उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्य के लिए किया गया है तो बेटा ये भी सही है। ठीक है, बात थोड़ा सा समझना, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर बिगड़वा के फोटो के अगर शिक्षा के आधार पर किया गया नहीं किया गया है तो बेटा सजा है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे पी और क्यू दोनों सही हैं। चाहे बेटा व्याख्या को आप पढ़ सकते हैं। स्त्री शिष्ट रूपण अधिनियम 1986 उपबंधों के उल्लंघन के लिए वाले व्यक्तियों को, तो बेटा मतलब कौन सा सही है बेटा? ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें, एक बार और पढ़ देता हूँ। जो स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, उपबंधों के उल्लंघन करने वालों को है प्रथम दोषी सिद्ध पर 2 वर्ष का कठोर सादा कारावास या 2000 रुपये का जुर्माना होगा। बिल्कुल सही है, तो आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, उसमें क्या, इसमें 2 वर्ष का कठोर सादा कारावास और 2000 का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, द्वितीय पश्चावर्ती दोष सिद्ध होने पर 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास, 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना दंडनीय है। तो बेटा दोनों हैं, अब दोनों नोटों को लिख लेना कि ठीक है ये दोनों बात सही है। एक यानी 1 और 2 यानी सी हो जाएगा बेटा इस तरह। तो इस प्रश्न का आंसर स्त्री अशिष्ट रूपण के संबंध में क्या मतलब किया गया अपराध होगा। तो बेटा क्या होगा अपराध? ठीक है, मतलब वाकई बगैर मर्जी के कोई फोटो या कोई बेटा, ठीक है, जिससे उसे क्षति को ठेस पहुंचे उसके सम्मान को, तो बेटा संज्ञेय तो है पर जमानत है जाएगी। ऐसा ना जमानत ना हो। ठीक है, मतलब संज्ञेय है और जमानती है। व्याख्या को एक बार बेटा देख लीजिए इसकी को, किस धारा में, आप थोड़ा इस पे जाकर, धारा 8 के अनुसार है। ठीक है, कहा है अपराध जमानती है, मतलब जमानत मिल जाएगी, पर संज्ञ है यानी विचाराधीन है। बेटा ये प्रश्न तो ऐसा मूल भी तो छोड़ो,
ये सब जगह ही प्रश्न आता है, ठीक है। ऐसा एग्जाम ना जहाँ ये कितनी बार रिपीट हुआ, अगर तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब से लागू है? तो इसका बी हो जाएगा 31 जनवरी 1952, ठीक है। कुछ बच्चों ने इसका आंसर दे भी दिया होगा, थोड़ा जान जरूर लेते हैं जो कि हर प्रश्नों में आता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, ठीक है, अधिनियम कब पारित हुआ था? 1990 को, 31 जनवरी 1992 को, ठीक है। इस सन, हाँ वो तो पढ़ ही लिया, 31 जनवरी मतलब लागू हुआ था अधिनियम। पहले तो अधिनियम पारित होता है, बाद में देश में लागू होता है, ठीक है। तो इसे समझना, अधिनियम 1990 को और 2 साल पीछे यानी 31 जनवरी को लागू कर दिया। इस अधिनियम के लिए अंतर्गत कुल 5 अध्याय हैं, ठीक है। तो इसमें खाली इस अधिनियम में कितने हैं? कुल 5 अध्याय हैं। और कितनी धाराएं? इसमें 17 धाराएं। तो आप इसे भी नोट कर लेना। इस अधिनियम के धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल 7 सदस्य होंगे तथा आयोग के सदस्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से प्रत्येक का एक सदस्य होगा। तो इसका बेटा बी ठीक हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल सदस्य अध्यक्ष होंगे। तो बेटा कितने होंगे? अभी आप ऊपर ही इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। अरे ऊपर ना पढ़ो तो ना 7 देख लेना 16वें नंबर प्रश्न में। वर्ष 1992 में स्थापित महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार के जनादेश के साथ एक संवैधानिक निकाय और भारत एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। तो बेटा क्या है? तो अभी पढ़ भी रहे हैं, इसे डी हो जाएगा, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो इसका डी हो जाएगा, ठीक। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारी आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप बेटा प्लेलिस्ट में जाके देख रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बेटा 2017 में पूछा गया था, 2021 में बन सकता है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। इसके एक एक पॉइंट याद हो तो अब 2017 में इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बनेगा। देखो पहले तो पढ़ना चाहिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल का प्रावधान है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 4। इसमें धारा कितनी है? धारा बेटा इसमें 17 है, आपने भी पढ़, अध्याय 5 है इसमें, जिसके अनुसार आयोग अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कै वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा। आप ऊपर पढ़ देंगे। वर्ष 1992 में महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार के लिए जनादेश के एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी NSW भारत का एक शीर्ष स्तर संगठन है, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग का है एक शीर्ष स्तर संगठन है। बेटा हम वैसे ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है और हम टोटल बेटा 20 ही करा रहे हैं आपको प्रत्येक वीडियो में। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बेटा कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों में अन्य कानूनों के तहत महिलाओं से संबंधित विषयों के अन्वेषण व परीक्षण करना है, बिल्कुल ठीक है। प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को प्रतिवेदन देना है, बिल्कुल सही है। महिलाओं के अधिकारों को हनन संबंधित शिकायतों की परीक्षा करना व स्वतः संज्ञान लेना, बिल्कुल उपयुक्त, सही, ठीक है। तो बेटा व्याख्या पढ़ लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि व्याख्या पर भी थोड़ा ध्यान दें। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम धारा 10 के अनुसार आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो बेटा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार व अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के संबंधित विषय में अधिवेशन में परीक्षा करना है। प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को, वो पढ़ लिया थी, केंद्र एवं राज्य के अधीन महिलाओं के विकास के प्रगति का मूल्यांकन भी करना है। महिलाओं मतलब शिक्षक देखनी है, मतलब शिक्षा कैसी चल रही है महिलाओं की, हर चीज़। महिलाओं के अधिकार के हनन संबंधित शिकायतों की परीक्षा करना भी सेम संज्ञान है। तो बेटा ये आपके सबरे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा हम नेक्स्ट प्रश्न आपको अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय।